हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की 8 चैप्टर पवन, तूफान और चक्रवात के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर चक्रवात होता क्या है, ये कैसे बनते हैं तथा ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं। साथ ही साथ हम इस अध्याय में कुछ क्रियाकलापों की मदद से वायु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे और कई रोचक घटनाएं भी देखेंगे जो वायु द्वारा घटती है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वायु दाब। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वायुमंडल प्रायः गैसों का मिश्रण है जिसमें जलवाष्प और धूल के कण शामिल होते हैं। हम अपने चारों ओर जिस वायु का अनुभव करते हैं वह भार युक्त होती है। अतः वायु के भार के कारण पृथ्वी पर जो दबाव पड़ता है उसे वायु दाब कहते हैं। हवा के इस दबाव को जिस यंत्र से मापा जाता है वह बैरोमीटर कहलाता है। आइए एक क्रियाकलाप की मदद से वायु दाब को अच्छे से समझते हैं। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए। इसे पानी से लगभग आधा भरकर डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने के बाद मोमबत्ती को बुझा दीजिए एवं तुरंत ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। अब डिब्बे को सावधानी से वॉश बेसिन में रखकर डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। हम देखते हैं कि डिब्बे के आकार में परिवर्तन हो जाता है और डिब्बा पिचक जाता है। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा आखिर पिचकता क्यों है। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। अतः यह क्रियाकलाप पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। हमारा अगला टॉपिक है पवन वेग बढ़ने पर वायु दाब का घटना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कैसे कम हो जाता है। इसे समझने के लिए लगभग समान अमाप के दो गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भरिए एवं दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारों को किसी छड़ से 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए तथा दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। गुब्बारों के बीच में फूंक मारने पर देखिए कि क्या होता है। आप देखेंगे कि जब आप गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। तब गुब्बारों के दूसरी ओर का वायु उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। अतः इस उदाहरण में हमने देखा कि जब दोनों गुब्बारों के बीच में हम फूंक मारते हैं तो हमारे फूंक की गति से दोनों गुब्बारों के बीच का पवन वेग बढ़ने लगता है और गुब्बारे एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। अर्थात गुब्बारों के बीच पवन वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है जिससे बाहर की वायु गुब्बारों पर दबाव डालती है और दोनों गुब्बारे एक दूसरे के नजदीक आने का
प्रयास करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चलिए हम एक क्रियाकलाप की मदद से जानने का प्रयास करते हैं कि जब वायु को गर्म किया जाता है तब वायु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। समान अमाप की कागज की 2 खाली थैलियां लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियों का मुख नीचे की ओर रहे। अब छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ें जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। फिर किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखिए कि क्या होता है। हम देखते हैं कि थैलियों का संतुलन बिगड़ने लगता है और जिस थैली के नीचे जलती मोमबत्ती रखी हुई है वह थैली ऊपर की ओर उठने लगती है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है वह थैली को ऊपर ले जाती है, अर्थात थैली के संतुलन का बिगड़ना यह दर्शाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। इसीलिए गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि वह गर्म होने के कारण वायु से हल्का हो जाता है। हमारा अगला टॉपिक है तड़ित झंझा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। आप तड़ित झंझावात के बारे में कुछ कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है चक्रवात। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसे तड़ित झंझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है।
हमारा अगला टॉपिक है टॉर्नेडो। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। टॉर्नेडो गहरे रंग की कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है। किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकता है। टॉर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेलकर फेंक देती है। टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे अपने घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।